हेलो एवरीवन। मुझे मालूम है कि आप लोग मेंस की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं अब। और स्पेशली मेरा फोकस उन लोगों पे है जो अभी 2025 का मेंस देने वाले हैं। हालांकि 2026 के मेंस वाले लोग भी अब इन वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। आप अगर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे 5 से 6 7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो आपको ये जरूर बता देगा कि आप एक टॉपिक पढ़ के कैसे 10 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीव जॉब्स। मैं अपने बहुत सारे आंसर्स में, एस्से में और एथिक्स में स्टीव जॉब्स की कोई ना कोई स्टोरी को कोट करके आता जरूर था, पूरी पूरी स्टोरी भी लिख के आता था। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टीव जॉब्स की पूरी लाइफ की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कोट्स, उनकी जो लाइफ के लेसन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 2005 की उनकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और उसमें उन्होंने जो अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज बताई हैं और उन स्टोरीज का जो मैसेज है लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये आप कई जगह पे फिट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने लिखा है स्टीव जॉब्स के लिए कि ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज, स्टिल स्पीच एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपको कॉलेज का नाम याद रहे या ना रहे, रीड कॉलेज नाम याद रहे या ना रहे, बट आपको ये जरूर मेंशन करना है कि रियल लाइफ में फॉर्मल एजुकेशन का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी। लेकिन तब भी जो आदमी खुद ही ड्रॉप आउट था उसको बुलाया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यानी कि एक्चुअल टैलेंट की कदर है, एक्चुअल टैलेंट की रेस्पेक्ट है। ये लाइन आपको मेंशन करनी चाहिए। अगर कहीं पे भी एक्चुअल एजुकेशन या एजुकेशन वर्ड आ रहा है तो भी आप स्टीव जॉब्स को बोल सकते हैं कि उनको वहां पे अगर बुलाया गया था स्पीच देने के लिए। उस स्पीच में उन्होंने अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज को खुद बताया है, और मैं चाहता हूं अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज उस आधे घंटे की वीडियो को जरूर देखिए, उस स्पीच को जरूर सुनिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, सीखने को भी मिलेगा। उस इतनी लंबी स्पीच में से मैंने इतने कम पॉइंट्स निकाले हैं जो हर बार ऐसे में यूज होते हैं। फर्स्ट स्टोरी में उन्होंने बोला है, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। यानी कि अगर आप आज कोई काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है इस काम का क्या फायदा फ्यूचर में होगा, जो आप आज बीज बो रहे हो उसका फल आपको कब कहां कितना मिलेगा ये अभी आप बहुत ही सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यस, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, व्हेन यू लुक बैक, व्हेन यू लुक बैकवर्ड, तब आप रियलाइज करेंगे, व्हेन यू वांट टू कनेक्ट द डॉट्स, तब आपको पता लगेगा कि जो जो चीजें पहले हुई थी वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, वो कोई डिवाइनली प्लान्ड था, कुछ ऐसा लगने लगता है। तो स्टीव जॉब्स ने उस स्पीच में अपनी लाइफ की जो फर्स्ट स्टोरी है खुद ही बताया कि उन्होंने पहले रीड कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद 6 महीने के अंदर उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। फिर उन्होंने ड्रॉप आउट करने की सोची, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्मल क्लासेस में जाना बंद कर दिया और 3 इडियट की तरह वो इंटरेस्टिंग क्लास जो उनको इंटरेस्टिंग लगी, कैलीग्राफी, वो कैलीग्राफी की क्लास में जाने लगे। उस टाइम पे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो क्लास वो एक टाइम पास के लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, वो क्लास उनको लाइफ में इतना आगे पहुंचाएगी। क्योंकि उसके 10 साल के बाद जब उन्होंने पहला कंप्यूटर मैकिंटोश बनाया, तो उस मैकिंटोश में उन्होंने जो मल्टीपल टाइप फेसेस यूज किए, मल्टीपल फॉन्ट्स यूज किए, वो इसी कैलीग्राफी की वजह से इतना पॉपुलर हुआ उनके डिजाइन्स। तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं उस स्पीच में भी कि वो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। एंड यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। कि जब वो पीछे मुड़ के अब देखते हैं कि मैकिंटोश इतना फेमस हुआ, उसके पीछे ये टाइप फेसेस थे, ये फॉन्ट्स थे, और ये उन्होंने सीखा था 10 साल पहले कैलीग्राफी में, जो कि एक नॉर्मल सी क्लास थी। इसका मतलब है कि जो होता है उसमें कई बार कुछ और भी प्लान होते हैं, और ये ऐसे में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ये छोटी सी स्टोरी, जितना मैंने बोला है, ये 5 6 लाइन की स्टोरी आप यूज कर सकते हो और करनी चाहिए। दूसरी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी, और इसकी भी कोट्स ऐसे बन के आ सकती हैं पेपर में। उन्होंने दूसरा स्टोरी जो था वो ये बोला कि फाइंड एंड डू व्हाट यू लव। अब यहां पे भी इनडायरेक्टली ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। हुआ क्या, उन्होंने एप्पल को को फाउंड किया और फिर एप्पल को उनको छोड़ना पड़ा। यानी कि 1970s में उन्होंने एप्पल को को फाउंड किया और 80s में 10 साल के बाद उनको निकलना भी पड़ा। कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। अब जब छोड़ना पड़ा तो उनके पास टाइम था। अब क्योंकि टाइम था भाई, अब कंपनी से छोड़ दिया है, तो यानी कि अब वो उस टाइम को मोस्ट क्रिएटिव पीरियड, उस टाइम पे उन्होंने बहुत दिल से यूज किया उस टाइम को। उन्होंने 2 नई कंपनियां बनाई एप्पल के अलावा, उनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और एक इन्हीं 2 कंपनी में एक एक्चुअली मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो बन गया। यानी वो इतना, पहले तो एप्पल को खड़ा किया, एप्पल से आए हैं तो 2 कंपनी खड़ी की, उन 2 में से भी एक में सुपर हिट हो गया। इसीलिए एप्पल ने ब्रॉट हिम बैक, यानी कि एप्पल से पहले हटे और फिर एप्पल में वापस आए। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि एप्पल से फायर होना, एप्पल से निकलना अगेन ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। अगर वो एप्पल से बाहर नहीं निकलते तो फिर वो तो फिर वो इस पे दोनों कंपनियों पे काम नहीं करते, जो मोस्ट क्रिएटिव पीरियड है। इसीलिए
वन कैन बी ट्रूली सेटिस्फाइड ओनली इफ वन डज वट ही लव्स। उनको जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है और मिलता था, वो उस चीज से मिलता था कि वो पहले वो करना चाहिए, किसी और के कहने पे, एक्सटर्नल आदमी के कहने पे वो काम नहीं करेंगे। जो उनके दिल ने कहा है, अंदर की इनर वॉइस ने कहा है, जो ट्रू सेल्फ ने कहा है, वो आवाज अगर वो सुन के करता है तभी आदमी को ट्रूली सेटिस्फाई होता है। तो उनकी सक्सेस के पीछे कारण क्या था कि एप्पल से बाहर आने के बाद भी, क्योंकि उनके पास क्रिएटिव टाइम था, तो वो कर पाए जो उनके दिल को अच्छा लगता था, फाइनली वो सक्सेस मिली। प्लीज ये एग्जाम्पल और ये लाइन ऐसे बन के आ सकती है। और थर्ड और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर लिखा है डेथ। एक्चुअली हुआ क्या, कैंसर। डॉक्टर ने बोला, डायग्नोस किया कि उनको कैंसर है। अब जब उनको पता लग गया कि उनको कैंसर है और उनकी डेथ आने वाली है, यानी कि उन्होंने डेथ को बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही क्लोजनेस के साथ ऑब्जर्व किया, फील किया। और आप देखेंगे कि जब आदमी को डेथ का पता लग जाता है कि कुछ टाइम बाद, आफ्टर 3-4 मंथ्स बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो सारे डर चले जाते हैं। यानी कि कोई फियर नहीं है। फियर होता क्या है? फियर होता है फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, फियर ऑफ फेल्योर। जब मरना है 6 महीने बाद, तो फिर ना खोने का डर, ना हारने का डर, ना एम्बेरसमेंट का डर। अब ये 6 महीने उन्होंने बहुत ताकत दी, क्योंकि क्योंकि आप फियरलेस हो गए। तो इस एक एक्सीडेंटल एपिसोड ने, जो कि बोला गया कि उनको कैंसर है, इसने उन्हें इतनी ताकत दी, उनको रियल लाइफ समझ में आ गई। उनको ये समझ में आया कि डेथ तो सबके लिए इनएविटेबल है, डेथ तो आएगी आएगी, और सबका टाइम लिमिटेड है। और सभी लोग, उन्होंने उस स्पीच में बोला कि वी ऑल आर नेकेड, वी ऑल आर नेकेड, वी ऑल विल मीट इन हेवन। तो जब सबको ऊपर जाना ही है, तो फिर डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबके पास टाइम लिमिटेड है, तो सबको टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए। डोंट वेस्ट, और डोंट बी ट्रैप्ड इन डोगमा ऑफ अदर्स। अदर्स का रोल है यहाँ पे मेन, कि किसी दूसरे के कहने पे, उनके डोगमाज पे, उनके बिलीफ सिस्टम पे आप ट्रैप मत हो। आप अपने दिल की सुनो, आप अपने इंटरनल वॉइस को सुनो, एंड करेज टू फॉलो योर ओन इंट्यूशन। पॉइंट ये है, इन तीनों ही स्टोरीज में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, और अगर आपके अंदर करेज है, और अगर आप किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी का कोशिश करेंगे, तो आपको सक्सेस हर बार नए तरीके से, अगर आप फ्रेश भी शुरू करेंगे तो भी मिलेगी। और इस स्पीच को एंड करते वक्त उन्होंने जो वंडरफुल लाइन लिखी, बोली, वो थी स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे में, और आपको ऐसी लाइनें डेलिबरेटली भी यूज करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? स्टे हंग्री स्टे फूलिश का मतलब है, जो कि स्टीव जॉब्स की काफी अच्छी लाइन है, कि आपके अंदर हमेशा वो हंगर होनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की, सक्सेस की, नॉलेज की, ग्रोथ की। और फूलिश, स्टे फूलिश का मतलब यहाँ पे है कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा विजडम को खुद मत बताओ, आपके अंदर भी ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि यस, आपके अंदर भी नॉलेज कम है और आपको भी नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है। यानी कि ये जो 4 वर्ड हैं, ये भी बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, और क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं क्या चाहता हूं कि प्लीज आपके पास अगर टाइम है, तो स्टीव जॉब की वो वीडियो भी देखें, और वो जो स्पीच है वो गूगल से कहीं से भी निकाल के, अगर मेरे वाले पॉइंट निकाल के, हालांकि इसका जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि आप जहां पे भी अपने एस्से के नोट्स बना रहे हैं, एथिक्स के नोट्स बना रहे हैं, ये बना लीजिए कि जैसे पिछले वाले वीडियो में मलाला को डेलिबरेटली यूज करना था, तो स्टीव जॉब्स को और उनकी स्टेटमेंट्स को, उनकी कोट्स को बहुत डेलिबरेटली यूज करना है। डेलिबरेटली मैं इसलिए बोलूंगा, बार बार बोलता रहूंगा, ताकि आपके माइंड में ये बात चली जाए कि हम जा रहे हैं तो हम स्टीव जॉब्स का जिक्र जरूर करेंगे। आई होप ये बहुत छोटा सा वीडियो ने आपको हेल्प की होगी, और इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अपना जो मेंस का जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है MEP, उसमें बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स हमने ऐड किए हैं। और ज़्यादा ये सिर्फ मैं आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह बीच बीच में दिखाता रहूंगा कि किस किस तरह की चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली एग्जाम में बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि न्यू एग्जाम्पल्स और ओल्ड एग्जाम्पल्स, कोई अगर ये बोलता है, तो मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बात तो ऐसे एग्जाम्पल्स ओल्ड नहीं होते हैं, और कई बार जो सीनियर लेवल के टीचर्स होते हैं वो कोरिलेट ज़्यादा कर पाते हैं इस तरह के एग्जाम्पल से, और ये एग्जाम्पल हर कोई बच्चा नहीं लिखता है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार भी मैंने बोला था कि आप यूनिक के चक्कर में, न्यू के चक्कर में, अगर आप ये जो एवरग्रीन एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इनको छोड़ देंगे, ये हमेशा आपको काम में आएंगे। और स्टोरीज याद करना, इनमें कोई फैक्ट्स है नहीं, कोई ऐसा फैक्चुअल नेम नहीं है जो कि आपको बहुत ये एकदम इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ये फेमस स्टोरीज हैं। कुछ को आता भी होगा, लेकिन इतना क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पता होगा। तो मुझे लगता है आप PDF में भी प्लीज एक बार उसको निकाल के पढ़ें, और अपने नोट्स बना के रख लें कि स्टीव जॉब्स हमें लिख के आना है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि नंबर ज़्यादा आएंगे। थैंक यू सो मच।